तो आज के टॉपिक देखो, आज के टॉपिक जो रहेंगे बेटा किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। हाँ जी, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे सबसे पहले। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टीफन लॉ। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मुझे लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस अगर रह रहे हैं या कराने हैं, या कोई टॉपिक ऐसा है जो मुझे दोबारा कराना है या कुछ रह गया है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी। अदरवाइज आज ये कंप्लीट है चैप्टर, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या करा था बताइए, बताइए बच्चों, माइक ऑन करके बताओ भाई, आवाज आ रही है या नहीं। सृष्टि, राधिका, निरुपमा, सिमरन, सबसे पहले तो ये बताओ आवाज आ रही है। कैपेसिटी। नो नो, ये तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में करा था बेटा। हमने करे थे हीट ट्रांसफर की मोड्स, जैसे कंडक्शन, मैम ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यस, रेडिएशन, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्शन। जिसमें हमने काफी सारी चीजें जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, हीट करंट ये निकाला था, थर्मल रेजिस्टेंस निकाला था, सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन करे थे, राइट। इसमें हमने के इक्विवेलेंट निकाला और इस केस में के इक्विवेलेंट निकाला था, ठीक है। और एक दो न्यूमेरिकल्स करे थे। इसके बाद हम लोगों ने आई थिंक डिस्कस किया था एमिसिव पावर क्या होता है और एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, यही किया था भाई। यस और नो तो बता दो भाई, मुझे भी मोटिवेट करना पढ़ाने के लिए। यस मैम। ठीक है। तो लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो ब्लैक बॉडी है। तो हम लोग ये 3 टॉपिक डिस्कस करते हैं क्योंकि इसी से आगे है। ऊपर वाले में कोई प्रॉब्लम हो तो रुक जाना क्लास के बाद, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी क्या है। तो एमिसिव पावर क्या बेटा, कोई भी बॉडी टी टेम्परेचर पे जो रेडिएशंस को एमिट कर रही है, ठीक है, तो ये जो हीट एमिट कर रही है Q इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू T, तो Q इज इक्वल टू होता है E/A/T। दिस E इज कॉल्ड एमिसिव पावर। याद आया, एरिया इस बॉडी का एरिया है, T जो टाइम हमने लिया है। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय में हीट इंसिडेंट। मतलब मान लीजिए कि कोई भी सरफेस है जिसके ऊपर 1000 रेडिएशंस आ रही हैं, उनमें से सारी की सारी रेडिएशंस एब्जॉर्ब नहीं होती। मान लीजिए 600 रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई हैं, ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब बाय हीट इंसिडेंट इज A। आपको पूछे कि कितना हीट एब्जॉर्ब का परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज ऑफ हीट एब्जॉर्ब कितना है, वो भी आप निकाल सकते हो, इनटू में 100 कर देना। आपको मैंने बताया था A की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कितनी हो सकती है, A की मैक्सिमम वैल्यू बेटा बताइए। अगर जितनी भी रेडिएशन यस सारी की सारी एब्जॉर्ब होगी, यानी हीट एब्जॉर्ब इक्वल्स टू हीट इंसिडेंट, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1। तो मैक्सिमम 1 या उससे छोटी, और मिनिमम कोई भी अगर हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई 0, तो ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। इसके बाद हम लोगों ने ब्लैक बॉडी पढ़ा। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो सभी रेडिएशंस को किसी भी टेम्परेचर पे हो वो एब्जॉर्ब करती है, सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी, चाहे किसी एंगल पे इंसिडेंट हो। ए की वैल्यू कितनी है ब्लैक बॉडी के लिए, जितनी रेडिएशन आई सभी एब्जॉर्ब कर रही है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी। हाँ जी बोलिए बच्चों। यस, वेरी गुड आदर्श, देखो याद है आपको, बता पा रहे हो तो ऑब्वियसली चीजें समझ में आ रही है। ए की वैल्यू होगी 1, ठीक है। इसके बाद मैंने 2-3 चीजें बताई थी, जैसे कि ब्लैक बॉडी का जो आपके पास ब्लैक बॉडी का रिफ्लेक्शन है वो 0 है, रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, सबको एब्जॉर्ब कर रही है। ट्रांसमिटेंस भी 0 है और एब्जॉर्प्शन 100% है।
ये चीज हमने ब्लैक बॉडी के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी। आज का जो टॉपिक है ब्लैक बॉडी, जहां मैंने टॉपिक छोड़ा था, एक लास्ट स्टेटमेंट मैंने बोली थी कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, या गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। ठीक है, आपके पास ब्लैक बॉडी एमिशन भी शो करती है, वो जितना अच्छा एब्जॉर्प्शन शो कर रही है उतना ही अच्छा एमिशन भी शो करती है। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, गुड एब्जॉर्बर्स, गुड एमिटर्स कह लो, गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। ठीक है, यानी कि एमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टिव पावर। E इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू में A, और कह सकते हो E बाय A इज सम कांस्टेंट। ये लॉ है कि ये जो रेशो है किसी भी बॉडी का, एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशो है टेम्परेचर T एंड फॉर गिवन वेवलेंथ लैम्डा इज कांस्टेंट। दिस इज लॉ। अभी हम प्रूफ करेंगे कि आपके पास ये चीज ही आती है। कैसे प्रूफ देखिए, कोई भी एक एनक्लोजर ले लो जिसमें 3 बॉडीज को रखा गया है, पहली, दूसरी, ये है तीसरी। 3 में से एक को मैंने क्या लिया है, ब्लैक बॉडी, दिस इज ब्लैक बॉडी, और ये कोई भी 2 आर्बिट्रेरी बॉडी है, और इस एनक्लोजर का टेम्परेचर T है। तीनों बॉडीज ज्योमेट्रिकली सेम है, तो जो रेडिएशन इन पे फॉल कर रहा है सब में एक जैसा फॉल कर रहा है। मान लीजिए यहाँ Q अमाउंट ऑफ हीट फॉल कर रही है, यहाँ Q, यहाँ Q। कुछ टाइम के बाद ये सभी बॉडीज क्या हो जाएंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी विद एनक्लोजर। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगी तो जितनी ये हीट एब्जॉर्ब करेगी, क्या उतनी ही एमिट नहीं कर देगी क्या? तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बताओ बच्चों। Yes, ma'am. राइट, तो एट थर्मल इक्विलिब्रियम तो हीट एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू हीट एमिटेड। तो हीट एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड हम निकालते हैं कितनी होगी तीनों बॉडीज के लिए। पहली बॉडी के लिए मान लेते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। A1 उसका एब्जॉर्प्टिव पावर है और E1 उसका एमिसिव पावर है। सेकंड के लिए A2 उसका एब्जॉर्प्टिव पावर है, E2 उसका एमिसिव पावर है। और ब्लैक बॉडी जो थर्ड ली है उसका A एब्जॉर्प्टिव पावर है और E उसका एमिसिव पावर है। तो A की वैल्यू क्या थी, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय में हीट इंसिडेंट, यही थी ना, ये थी या नहीं? तो हीट एब्जॉर्ब निकाल सकते हो या नहीं अगर A की वैल्यू गिवन है तो। और हीट इंसिडेंट कितनी है तीनों पे, Q। तो फर्स्ट केस में कितनी हो जाएगी हीट एब्जॉर्ब, Q इंटू में A1। सेकेंड केस में Q इंटू में A2। थर्ड केस में Q इंटू में A। क्लियर होगी ये बात सबको? और एमिसिव पावर का हमने किया था कि हीट एब्जॉर्ब्ड इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड टाइम, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है EAT। तो हीट एमिटेड बाय अ बॉडी Q EAT होता है। तो जितना भी एमिट करेगी, फर्स्ट बॉडी कितना एमिट करेगी, E1A इंटू टी, सेकेंड E2A इंटू टी, और थर्ड EAT। A सब में सेम, T सब में सेम। A सब में सेम क्योंकि तीनों ज्योमेट्रिकली सेम, और T हमने सेम टाइम के लिए चीजों को देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने बताया कि थर्मल इक्विलिब्रियम में तो हीट एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू हीट एमिटेड। तो Q बाई AT कितना आ जाएगा, E1 बाय में A1। इधर Q बाई AT कितना आ जाएगा बेटा, E2 बाय में A2। और इधर Q बाई AT कितना आ जाएगा, E बाय में A। लेफ्ट हैंड साइड सारी सेम है, तो क्या मैं राइट हैंड साइड को कंपेयर कर सकती हूँ? यस और नो? यस मैम। यस। तो अभी सबको इक्वल पुट करते हैं, E1 बाय A1, E1 बाय में A1, दिस इज इक्वल टू E2 बाय में A2, दिस इज इक्वल टू E बाय में A। इसको B लिया था मैंने, EB बाय में A। इसका क्या मतलब है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, E बाय में A इज सम कांस्टेंट, E1 by A1 equals to E2 by A2 is equal to E3 by A3, यानी कि E by A is some constant। ठीक है, दिस इज इक्वल टू EB by में A। ये ब्लैक बॉडी का केस है। ब्लैक बॉडी के केस में A की वैल्यू कितना होता है, ब्लैक बॉडी के केस में A की वैल्यू 1।
यानी कि आपके पास ये E बाय में A जो कि एक कांस्टेंट के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू EB। दोबारा सुन लो, लेफ्ट हैंड साइड सब में इक्वल आ रही थी, Q/AT Q/AT Q/AT, तो मैंने इधर वाली को इक्वल कंपेयर कर लिया, E1/A1 इक्वल्स टू E2/A2 इज इक्वल टू EB/A, E1/A1 इज इक्वल टू E2/A2। इसका मतलब है E/A जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, एंड दिस इज इक्वल टू EB/A। A की वैल्यू 1 होती है फॉर ब्लैक बॉडी, यानी बच गया इधर EB। यानी जो रेशियो आई किसी भी बॉडी के लिए एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर इज कांस्टेंट। क्या यही लॉ था ना? क्या ये यही लॉ था या नहीं? Yes, ma'am. इज कांस्टेंट, क्या हमने निकालने दिया? E/A इज कांस्टेंट एट T टेम्परेचर एट वेवलेंथ फॉर वेवलेंथ लैम्डा, और ये जो रेशियो है दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट T टेम्परेचर एंड फॉर गिवन वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, किरचॉफ लॉ क्या है? For any body, emissive power to absorptive power is at any temperature T and given wavelength lambda is constant and is equal to emissive power of black body at that temperature T and at that given wavelength lambda. क्लियर हो गया? अगर एमिसिव पावर बढ़ रहा है किसी बॉडी का तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज्यादा होगा, क्योंकि रेशियो कांस्टेंट है भाई। अगर उसका एमिसिव पावर कम है तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी कम होगा, यानी कि रेशियो कांस्टेंट है, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू A। गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। किरचॉफ लॉ हो गया क्लियर सबको? यस मैम। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो समझो कि लॉ क्या है ये। रेट ऑफ कूलिंग, rate of cooling is proportional to temperature difference of body and surrounding। इसको समझो कि ये क्या चीज है। एक कप ऑफ टी ले लेते हैं हम लोग, जो कि 90 डिग्री सेल्सियस पे है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। कुछ देर बाद, कुछ टाइम टी बाद, लेट से 2 मिनट बाद, क्या ये कप का टेम्परेचर कम होगा, ज्यादा होगा, या उतना ही रहेगा? बताइए। मैम कम हो जाएगा। मैम कम हो जाएगा। कम होगा, क्योंकि अब चाय ठंडी हो रही है, हीट को वो सराउंडिंग में एमिट कर रही है। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए जो टेम्परेचर हो गया इसका 2 मिनट के अंदर ही कितना हो गया? 80, 10 डिग्री सेल्सियस 2 मिनट में ड्रॉप कर गया। तो रेट ऑफ कूलिंग मतलब कि क्या है कि जो उसका टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट टाइम, या 90 माइनस 80/2, मान लीजिए उसका T इनिशियल टेम्परेचर माइनस T फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय में टाइम, तो ये रेट ऑफ कूलिंग हो गया कि टेम्परेचर का कितना फॉल हो रहा है पर यूनिट टाइम। दिस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। यहाँ कौन सा टेम्परेचर लेना? बॉडी का जो है टेम्परेचर TI माइनस में सराउंडिंग। समझ में आ गई बात? क्लियर हुई यस कि मैम। कौन से टेम्परेचर? यहाँ तो बॉडी का जो फॉल हुआ टेम्परेचर उसका डिफरेंस है, यहाँ बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर है। अभी चलो एक बात बताओ कि अभी ये 90 से 80 हो गया 2 मिनट्स में, तो यहाँ ये जो डिफरेंस है कितना है? 90 माइनस 80। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये 80 से 70 हो गया। अभी 80 से 70 हो गया तो TI माइनस TS कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 90 माइनस 20 लोगे ना बेटा, TI माइनस TS सराउंडिंग का 90 माइनस 20 कितना हो गया? 70। अभी ये क्या जा रहा है? अभी इस कप का 80 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, अभी ये 80 से 70 जा रहा है। तो अभी ये जो आपके पास रेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 80 माइनस में 20 यानी 60। फिर ये 70 से मान लो 60 जा रहा है, तो 70 माइनस में 20 कितना हो जाएगा? 50। तो आप देखो कि ये जो डिफरेंस है क्या ये कम होता जा रहा है या नहीं? यस मैम। इसका मतलब जो रेट ऑफ कूलिंग है
वो स्लो डाउन हो रही है। जो चीज इनिशियली 2 मिनट में 10 डिग्री सेल्सियस का फॉल दे गई, अभी वो चीज कुछ देर बाद फॉल कम देगी। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस अब ज्यादा टाइम लेगा। और आप ये कह सकते हो कि 2 मिनट में अब 10 डिग्री का नहीं होगा, कम का होगा। इसको आप कर्व से समझ सकते हो कैसे। मान लीजिए शुरुआत में जो कप का टेम्परेचर है वो 90 हो, ये 90 हो गया, ठीक है, ये इतना टेम्परेचर फॉल कर गया, टेम्परेचर और टाइम में कर्व है। तो ये देखो आप, अगर इसको आप प्लॉट करते हो ऐसे आगे, ये देखो, ये जो फॉल हुआ ये एक स्मॉल टाइम टी में हुआ है, इतने से टाइम में इतना फॉल कर गया। हमने काफी देर बाद चेक किया तो हमने देखा अब जो टाइम लग रहा है वो ये है, और टेम्परेचर कितना गिर रहा है अब, कम गिर रहा है ज्यादा गिर रहा है, दिस वैल्यू पहले कौन? इतनी, यानी रेट ऑफ कूलिंग अब स्लो डाउन हो गया। स्लो डाउन हो गया मतलब अब टाइम ज्यादा लेगा। इनिशियली आपके पास जल्दी ठंडी होगी चीज, बाद में धीरे धीरे ठंडी होगी, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये कम होता जा रहा है, जिसके ये रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल है, ये कम होती जा रही है। क्लियर होगी सबको? अलजिया? यस मैम। ठीक है, तो अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो चलो लॉ समझ में आ गया, रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड द सराउंडिंग। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो फॉर्मूला जो आप न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सा फॉर्मूला है? जैसे कि अभी आपने लिया टी आई माइनस में टी फाइनल बाय में डेल्टा टी, दिस इज प्रोपोर्शनल टू टी आई माइनस में टी सराउंडिंग। अभी जो हम फॉर्मूला लेते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए वो लेंगे टी आई माइनस में टी एफ डिवाइडेड बाय में डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू में टी आई प्लस में टी एफ लेंगे। अब जो यहाँ आप बॉडी का टेम्परेचर ले रहे थे वहां पे एक एवरेज टेम्परेचर लोगे माइनस में टी एस, ठीक है, टी एस इज टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। बॉडी का टेम्परेचर हम एवरेज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर विद टाइम चेंज होता जा रहा है, तो हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने के लिए वहां पर एक एवरेज ले लेते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है सबको? फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करोगे बेटा, ठीक है। अभी चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, लेट्स सी आपको कितना समझ में आया है। अ बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 80 टू 70, 80 से 70 हो गया टेम्परेचर 5 ही मिनट में। टेम्परेचर ऑफ द सेम बॉडी विल फॉल फ्रॉम 70 टू 60 इन 70 से 60 कितना टाइम लेगा? क्या 5 मिनट लेगा, 5 मिनट से कम लेगा, 5 मिनट से ज्यादा लेगा? ये आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर गिवन नहीं है। क्या लगता है आपको? मैम लेस देन 5 मिनट। लेस देन 5 मिनट होगा? यस सोचो मैम। जरा, दोबारा सोचो, कौन बता रहा है जवाब? मैम मैं मैम 5 मिनट। इक्वल टू 5 मिनट होगा? मैम इक्वल टू 5 मिनट हो। सोचो सोचो, अभी तीसरा भी बोलेगा कोई और कोई फोर्थ भी बोलेगा। देखिए बेटा, मैंने अभी बताया आपको, ये कर्व में आप क्या समझ पाए कि इनिशियली 10 डिग्री सेल्सियस मान लो उसने 2 मिनट में दे दिया, बाद में 10 डिग्री सेल्सियस का फॉल के लिए वो टाइम कम लेगा ज्यादा लेगा? ज्यादा लेगा, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग स्लो हो रहा है ना। रेट ऑफ कूलिंग क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है, तो उतना ही फॉल टेम्परेचर का अब वो ज्यादा टाइम में देगा। बात आई समझ में? नहीं आई समझ में? मैम एक बार फिर से बोलना। देखो रेट ऑफ कूलिंग था, अभी देखो 80 माइनस में 70 बाय में 5, दिस इज प्रोपोर्शनल टू, मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20, मान लिया हमने, ठीक है, तो 80 माइनस में 20, ठीक है, यहां पर 70 माइनस में 60 बाय में टाइम नहीं पता, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 70 माइनस में 20।
यहां जो ये रेट है दिस इज प्रोपोर्शनल टू 60, यहां जो ये रेट है दिस इज प्रोपोर्शनल टू 50। तो आपको क्या लग रहा है कि टाइम ज्यादा लेगा या कम लेगा? नहीं समझ में आया? दूसरा एग्जांपल देते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि आपके पास जो रेट है, मान लीजिए एक स्मॉल टाइम के लिए हम लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है ये जो कि टी टेम्परेचर पे है, और ये ऑब्जेक्ट का टी माइनस में dt हो गया इन टाइम डेल्टा टी। स्मॉल टाइम के लिए हमने लिया, ठीक है, जहां मैं मान सकती हूँ कि इस स्मॉल टाइम के लिए जो ये रेट है कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल करोगे तो dt बाय में dt हो गया या नहीं? दिस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। अभी क्योंकि चीज धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है तो टीबी माइनस टीएस की वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी, यानी कि अब पर यूनिट टाइम जो टेम्परेचर चेंज होगा वो कम होगा। अगर पहले 10 डिग्री सेल्सियस आपके पास 5 मिनट में जा रहा है तो अगला 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि अब यूनिट टाइम में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि टीबी माइनस टीएस की वैल्यू कम होती जा रही है। क्लियर हुई कुछ बात? समझिए इस बात को। कर्व से भी देखो आपको बताया है कि शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में जो टेम्परेचर का ड्रॉप हुआ है, दोबारा देखो इसको, शुरुआत में रेट ऑफ कूलिंग फास्ट है, मतलब वो जल्दी ठंडा होगा, ठीक है। बाद में रेट ऑफ कूलिंग स्लो डाउन हो रहा है, शुरुआत में टाइम कम लेगा, बाद में उतना ही फॉल अगर आपको कराना है तो टाइम ज्यादा लेगा बच्चों। ये देखो, मान लो शुरुआत का आपके पास ये है, ये आपके पास टेम्परेचर फॉल है, टाइम कितना ले रहा है? थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। अगला जो है टेम्परेचर का फॉल कितना है, मान लो ये इतना है, ये आपके पास कर्व में आपको ऐसे दिख रहा है, ये कम है वैल्यू, ये जो कम है, और आपके पास टाइम का वैल्यू कितना है, ये देखो यहां पर इतना टाइम ले रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप सेम भी मान रहे हो, अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस का फॉल है तो क्या यहाँ ज्यादा टाइम नहीं ले रहा क्या? समझ में आ रही है बात? या सुनो तो बोलो भाई। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखिए कि शुरुआत में रेट ऑफ कूलिंग फास्ट है, टाइम कम लेगा। अगला जो आप टाइम चेक कर रहे हो, मतलब शुरुआत में अगर 10 डिग्री सेल्सियस वो ले रहा है कितना, 5 मिनट्स, तो अगला 10 डिग्री सेल्सियस 5 से ज्यादा ही लेगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग स्लो है, अब वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, क्योंकि टीबी माइनस टीएस जो है उसकी वैल्यू अब कम होती जा रही है टाइम के साथ। और टीबी माइनस टीएस लास्ट में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी सराउंडिंग के इक्वली हो जाएगा। कप को बाहर ठंडा बाहर छोड़ दो रूम में, कुछ देर बाद देखोगे सराउंडिंग का टेम्परेचर अटेन कर लेगा, तो ये तो जीरो ही हो गया। रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा फिर? कूल हो गया, वो ठंडा हो गया, वो कूल ही नहीं हो रहा। क्लियर हो गया? तो इट इज मोर देन 5 मिनट्स बच्चों, ठीक है। यस मैम। यस यस मैम। मैम। लेस देन तो हो ही नहीं सकता, लेस देन तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इनिशियली सबसे हाई रहेगा, बाद में बॉडी का कम होता जाएगा क्योंकि बॉडी ठंडी होती जा रही है, तो टीबी माइनस टीएस कम होता जाएगा। तो लेस तो मतलब ही नहीं है, इक्वल भी नहीं होगा क्योंकि टीबी माइनस टीएस कांस्टेंट नहीं है। हमेशा याद रखो रेट ऑफ कूलिंग कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है। और आपके पास फोर्थ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं सराउंडिंग का 20 डिग्री सेल्सियस, तो आप देखोगे कि ये टीबी माइनस टीएस डिक्रीज होता ही जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ पैन फिल्ड विद हॉट फूड कूल्स फ्रॉम 94 to 86 in 2 minutes. When the room temperature is at 20, how long will it take to cool from 71 to 69? तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, टी आई माइनस में टी एफ बाय में डेल्टा टी,
दिस इज इक्वल टू के टी प्लस में टी एफ डिवाइडेड बाय में 2 माइनस में टी एस। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे केस 1 जब पैन 94 से 86 94 से 86 इनिशियल टेम्परेचर बताओ, आप लोग बताओ कितना लूं इस केस में, ये लूं या ये लूं? मैम 94 94 माइनस में 86 डिवाइडेड बाय में डेल्टा टी कितना 2 मिनट्स। दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनिशियल टेम्परेचर 94 प्लस में 86 डिवाइडेड बाय में 2 माइनस में सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 20। उन्होंने पूछा क्या हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 टू 69। तो केस 2 कितना है 71 माइनस 69, टाइम नहीं पता, के 71 प्लस में 69 बाय में 2 माइनस में 20। तो के की वैल्यू निकाल के पुट कर लो, टी आ जाएगा। और इजी वे में सॉल्व करना तो इसको डिवाइड कर लो, के से के कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा 94 माइनस 86 8 बाय 2, नीचे कितना है 71 माइनस 69 2 बाय टी। दिस इज इक्वल टू 94 प्लस 86। एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा अगर प्रॉब्लम आ रही है तो नेट में। 94 प्लस 86 बच्चों 180 बाय 2 माइनस 20 डिवाइडेड बाय में 71 प्लस 69 140 बाय 2 माइनस 20। कितना हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा 8 बाय 2 इंटू में टी बाय 2, तो 8 बाय ये कितना हो जाएगा ये वाला चीज 8 बाय 2 और इसको ऐसे लिख लो टी बाय 2। ये आपके पास हो जाएगा 90 माइनस 20 और 70 माइनस 20, 4 2 जा 8, 2t इज इक्वल टू 90 माइनस 20 70 70 माइनस 20 50, 0 से 0 गया। 2t इज इक्वल टू 7 बाय 5, t कितना हो जाएगा 7 बाय 10, 0.7 मिनट्स। आया कुछ समझ में? यस मैम आ गया। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो Yes, ma'am. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे क्वेश्चन मिलेंगे या फिर कर्व पे हो सकता है। कर्व पे आपको क्या हो सकता है, यही कि आपके पास ये इस तरीके का कर्व आता है, ना तो आपके पास ये आएगा ना आपके पास ये आएगा। ये टेम्परेचर और टाइम की बात हो रही है, डेल्टा टी और टी की। शुरुआत में आप देखोगे कि फॉल फास्ट होता है, फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, टाइम ज्यादा लेगा। इस केस में क्या हो रहा है कि शुरुआत में टेम्परेचर जो है धीरे फॉल कर रहा है और बाद में तेज कर रहा है, और ये वाला लीनियर तो होता ही नहीं है। ठीक है, ये वाला केस होगा। तो ये 2-3 चीजें पॉसिबल हैं। क्लियर है? अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। ये क्या होता है, अभी एक ब्लैक बॉडी टी टेम्परेचर पे रेडिएशन एमिट भी करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, यस एमिशन भी करती है। तो हम उसके लिए कर्व प्लॉट करते हैं, किसमें, फॉर ब्लैक बॉडी। रेडिएशन एट टी टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे करेंगे। पहला जो कर्व मैं कर रही हूं इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में। तो क्या हो रहा है कि जब वो रेडिएशन एमिट कर रही है बेटा, मैंने आपको बताया कि एक सिंगल वेवलेंथ नहीं एमिट करती, टी टेम्परेचर के ऊपर वो रेंज ऑफ वेवलेंथ को एमिट कर रही है। तो उन वेवलेंथ्स को हम प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी। मान लीजिए अगर वो 1000 रेडिएशन एमिट कर रही है तो 500 रेडिएशन एक वेवलेंथ की कर रही है। ठीक है, 200 रेडिएशन एक वेवलेंथ की कर रही है। ठीक है, और कितने बच गए, 100 वेवलेंथ आपके पास मान लीजिए लैम्डा 3 की है, 50 वेवलेंथ लैम्डा 4 की है। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, बाकी वेवलेंथ भी होती है। ठीक है, वेवलेंथ की वैल्यू नहीं है, नंबर की बता रही हूँ कि 500 रेडिएशन एक वेवलेंथ की है, 200 रेडिएशन एक वेवलेंथ की, 100 रेडिएशन एक वेवलेंथ की है। ठीक है, तो हमने वेवलेंथ और इंटेंसिटी का एक ग्राफ प्लॉट किया, तो हम देखते हैं कि टी टेम्परेचर पे जिस वेवलेंथ की मैक्सिमम इंटेंसिटी है इसको बोलते हैं लैम्डा मैक्स। ये टी टेम्परेचर पर इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ठीक है, 50 वाले की मान लो इतनी इंटेंसिटी हो गई, ये आपके पास 500 वाले की हो गई। समझ में आया?
यस मैम। ठीक है, तो ये वेवलेंथ की मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है। ये लैम्डा मैक्स का मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की सबसे ज्यादा रेडिएशन आ रही है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देती हूं, वो इंटेंसिटी इज बेटा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर एनर्जी की फॉर्म में समझो तो ये भी समझ सकते हो कि इस वेवलेंथ की सबसे ज्यादा एनर्जी आ रही है। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस वेवलेंथ की नंबर ऑफ रेडिएशंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ज्यादा आ रही है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो कर्व आपके पास चेंज होता है थोड़ा, आपके पास ये इस तरीके का आएगा। एग्जैक्ट बुक्स में देख लेना भाई क्या आ रहा है, थोड़ा शेप में चेंज हो सकता है। यहां अब T2 टेम्परेचर पे जो नई वेवलेंथ आ रही है वो लैम्डा मैक्स ही होगी। अगर मैं और टेम्परेचर बढ़ा दूं तो नया कर्व कुछ इस तरीके का आया। ठीक है, अब जो नई वेवलेंथ आई वो ये आई लैम्डा मैक्स। ये वाली मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ है, यहाँ पे ये वाली मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ है। तो आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, T3 is greater than T2 is greater than T1 and lambda max lambda 3 is less than lambda 2 is less than lambda 1। क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ या नहीं? लैम्डा Yes, मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते कांस्टेंट आ जाता है इज इक्वल टू B बाई टी। और आप कह सकते हो लैम्डा टी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। B की वैल्यू कितनी होती है किसी को पता है भाई? 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर केल्विन। समझ में आ गया? यही होनी चाहिए 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो न्यूमेरिकल आ जाएगा इसके ऊपर सीधा, पहली चीज। दूसरा, ये रिलेशनशिप्स पे न्यूमेरिकल आ सकता है। आपको 3 टेम्परेचर दे देंगे, लैम्डा में पूछ लेंगे क्या रिलेशनशिप है। तीसरा आपके पास जो इससे पॉइंट निकल के आता है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड जो है एरिया अंडर द कर्व क्या बता रहा है बच्चों? एरिया अंडर द कर्व क्या बता रहा है? टोटल इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। बेटा क्या होगा कि आपके पास जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो आपके पास जो रेडिएशन एमिट होंगी वो हायर एनर्जी की एमिट होंगी। और एनर्जी क्या होता है? एच म्यू या C बाय लैम्डा। यानी कि हायर एनर्जी कब होगी? जब शॉर्टर वेवलेंथ होगी। तो हायर एनर्जी जब होती है तो आपके पास शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन एमिट होती है। ठीक है, अच्छा कहाँ थे हम लोग? हाँ, अभी हम लोगों का जो एरिया बना, ये एरिया क्या बता रहा है? टोटल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इस वेवलेंथ की इतनी इंटेंसिटी, इस वेवलेंथ की इतनी इंटेंसिटी, तो टोटल इंटेंसिटी तो बता रहा है। ठीक है, तो एरिया जो आपके पास एक्चुअली में आता है ये प्रोपोर्शनल होता है T की पावर 4 के। यहीं से स्टीफन लॉ भी निकलता है। अगर टेम्परेचर को डबल कर दोगे तो एरिया 16 टाइम्स हो जाएगा। अगर T2 बढ़ा रहे हो, T3 बढ़ा रहे हो, डबल कर रहे हो, तो ये वाला एरिया इससे 16 टाइम्स बड़ा होगा। क्लियर हो गया सबको? दिस इज वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। चले आगे, बोलिए भाई, चले? बोर तो नहीं मैम बने? इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? वही बताऊंगी, अभी क्वेश्चन ही निकाला मैंने एक। Black body at 1227 degree Celsius emits radiation with maximum intensity at wavelength of 5000 angstrom। देखो, सबसे पहले समझ लो, आगे तो आप सीधा पुट कर सकते हो, इस क्वेश्चन में समझ लो दे क्या रखा है। ये इंटेंसिटी है, ये वेवलेंथ है। इन्होंने बोला कि एक ब्लैक बॉडी 1227 डिग्री सेल्सियस पे एमिट करती है रेडिएशन विद मैक्सिमम इंटेंसिटी एट अ वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम। कर्व कुछ ऐसा बना होगा इस टेम्परेचर पे जो कि 1227 दे रखा है।
ठीक है, इसके ऊपर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ है ये आपको गिवन है, कितनी, 5000 एंगस्ट्रॉम। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपको पता है क्या कि अब मैक्सिमम वेवलेंथ जो होगी, मतलब जो वेवलेंथ होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी की, वो कुछ और आएगी, ये λ2, ये λ1, ये T1 और ये T2। T2 कितना हो जाएगा, 1227 में 1000 प्लस कर दो, क्वेश्चन में गिवन है कि 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। तो इन्होंने पूछा क्या है, T1 गिवन है, T2 गिवन है, λ1 गिवन है, λ2 पूछा है बेटा। अभी रिलेशनशिप कराया कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, λ1 बाय λ2 इज इक्वल टू T2 बाय में T1, लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, तो यहां पर आप ये देखो T1 कितना, हमेशा टेम्परेचर को केल्विन्स में लीजिए। T1 कितना है, 1227 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करो, कितना हो जाएगा, 1500 केल्विन। सही लिखा है क्या भाई, बता देना मेरे को, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कोई। 1227 प्लस में T2 कितना, 1000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2227 डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, 2227 प्लस में 273 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2500। 2500 केल्विन। ठीक है क्या, ठीक है, तो अभी λ1 पुट कर लो, कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, λ2 T2 2500, 1500। ठीक है, ये हो जाएगा 5000, λ2 कितना हो गया 3000 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएगा? अभी आपको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये चीज यूज करोगे, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, दो आपको लैम्डा दे रखे, दो टेम्परेचर दे रखे, एक लैम्डा दे रखा, आपको एक लैम्डा निकालना है। ये तो बस समझाने के लिए था कि एक्चुअली में क्या दे रखा है। ठीक है बेटा, यस चले मैम। आगे। अभी जो लास्ट टॉपिक बचता है वो क्या है, स्टीफेंस लॉ। इंटेंसिटी जो एमिट कर रही है ब्लैक बॉडी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। इंटेंसिटी अभी बताया मैंने QAT, दिस इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, कांस्टेंट आ गया, एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया। सिग्मा की वैल्यू पता है किसी को, 5.8 इंटू में 10⁻⁻8 वॉट मीटर केल्विन की पावर 4। ऐसे ही है क्या भाई, चेक कर लेते हैं क्या गलती होगी हो, 5.67, हाँ जी, जनरली मीटर स्क्वायर आएगा। जनरली आपके पास 6 इंटू 10⁻⁻8 गिवन होगी, 98% केसेस में यही लेने को बोलेंगे आपको। ठीक है, तो अभी एक बात बताओ, यूनिट निकाल सकते हो, सिग्मा क्या हो जाएगा, QAT, टी की पावर 4, ये हो जाएगी जूल, एरिया मीटर स्क्वायर, टाइम सेकेंड, टी की पावर 4, केल्विन की पावर 4। अच्छा, जूल पर सेकेंड, इसको क्या लिख सकते हैं, वॉट, पावर है ना ये, समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, तो अभी हम यहां पर भी लिख लेते हैं, Q बाई टी क्या आएगा, पावर एमिटेड, पावर एमिटेड कितना हो जाएगा, ए सिग्मा ए टी की पावर 4, ये स्टीफेंस लॉ है, अगर आप डिफाइन करो तो यही पावर एमिटेड इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। ये है ब्लैक बॉडी के केस में, कि ब्लैक बॉडी के केस में पावर एमिटेड कितना आ रहा है। अगर कोई अदर बॉडी का निकालना हो तो एक और वैल्यू आती है, पावर एमिटेड फॉर एनी अदर बॉडी, फॉर एनी अदर बॉडी, दिस इज इक्वल टू E सिग्मा A T की पावर 4। E इज कॉल्ड एमिसिविटी, एमिसिविटी इसकी वैल्यू रहती है 0 से 1 के बीच में, और क्वेश्चन में गिवन ही होगी। और E की वैल्यू 1 होती है फॉर ब्लैक बॉडी, तो ये आपके पास सेम फॉर्मूला बन जाता है, E इज इक्वल टू 1 फॉर ब्लैक बॉडी।
ई की वैल्यू होती है पावर एमिटेड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय में पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, ठीक है। और ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में तो ई की वैल्यू बाकी सभी बॉडीज के लिए 1 से कम ही रहेगी, पहली चीज, ठीक है। अभी एक और चीज जो पूछ सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी गिवन था तो मैंने सोचा बता ही देते हैं। अगर आपको बॉडी का टेम्परेचर टी गिवन है, ये ब्लैक बॉडी है मान लो, टी टेम्परेचर गिवन है और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है एंड टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, एमिशन तो होगा, होगा या नहीं होगा? एमिशन होगा या नहीं होगा बच्चों? Yes, होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्शन भी 100% करती है, ठीक है। तो पावर एमिटेड तो आपने निकाला था अभी फॉर्मूला सिग्मा ए टी की पावर 4, पावर एब्जॉर्ब्ड का भी यही रहता है, बस आपके पास टी की जगह आ जाएगा सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4। तो नेट पावर कितनी एमिट अगर पूछ ले किसी क्वेश्चन में, नेट पावर एमिटेड सिग्मा ए बाहर आ जाएगा टी की पावर 4 माइनस में टी नॉट की पावर 4। केस उल्टा भी हो सकता था, अगर एब्जॉर्प्शन हाई कर रही है और एमिशन कम कर रही है, मान लो बॉडी का टेम्परेचर कम है सराउंडिंग का ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा, तो नेट पावर एब्जॉर्ब सिग्मा ए इंटू में टी नॉट की पावर 4 माइनस में टी की पावर 4 हो जाता। क्लियर है सबको? तो वो क्वेश्चन के हिसाब से कि नेट एमिशन है या नेट एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है लास्ट, ये एक छोटा सा टॉपिक भी है तो मैंने सोचा क्वेश्चन की फॉर्म में ही करा देते हैं आपको, ये आया भी हुआ है पेपर में, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, पहले टॉपिक समझ लो। ये एक स्टार है, स्टार आपको पता है स्फेरिकल शेप का है और ये एक ब्लैक बॉडी है और ये टी टेम्परेचर पे है, इसका रेडियस आर है। तो ये पावर एमिट करेगा, ब्लैक बॉडी के केस में पावर एमिट का फॉर्मूला क्या था बच्चों? पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी कितना होगा? बोलो भाई, एट टेम्परेचर टी कितना होगा? सिग्मा ए टी की पावर 4, एरिया क्या होगा यहाँ पे? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में टी की पावर 4, राइट। अगर मैं आपको ये बोलूं कि किसी आर डिस्टेंस पे मुझे बताइए कि पावर पर यूनिट एरिया कितनी पहुंच रही है, मान लो कि मैंने एक आर डिस्टेंस बोला आपको, एक आर डिस्टेंस पे मुझे बताइए, ये सेंटर से आर डिस्टेंस पे इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब एक स्फीयर है, एक बॉल मान लो जिससे आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं या कुछ भी टेनिस खेलते हो या टेबल टेनिस खेलते हो, ठीक है। तो एक बॉल मान लो स्फेरिकल है, उससे पावर जो एमिट हो रही है और वो बॉल जो है ब्लैक बॉडी है टी टेम्परेचर, उससे जो पावर एमिट होगी ही होगी। अभी वो एक जैसी जा रही है हर डायरेक्शन में, 3D है ना, हर जगह पे एक जैसी जो है वो पावर पहुंच रही है, ठीक है। तो अगर मैं किसी पॉइंट पे पूछूं कि यहां मुझे बताओ यूनिट एरिया पे कितनी पावर आ रही है, तो भाई जो पावर इसने एमिट की वो तो पूरे 4 पाई आर स्क्वायर को कवर कर रही है, तो पावर पर यूनिट एरिया यहां पर कितनी आएगी? पावर पर यूनिट एरिया एट डिस्टेंस r इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय में एरिया कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर 4 बाय में आर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन देख लो, इन्होंने पूछा टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है या नहीं? यस और नो? पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, और ये एरिया ए, टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, क्या यही चीज नहीं होगी क्या ये? समझ में आई ये बात? आपको ऐसे भी बोल सकते हैं पावर पर यूनिट एरिया निकालिए एट डिस्टेंस आर, तो बॉडी ने जो एमिट करी वो पावर डिवाइडेड बाय जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो वहां पर एक इमेजिनरी स्फीयर मान लो, ठीक है, उसके एरिया से डिवाइड कर दो,
आपको बोल सकते हैं रेडियंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, या आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी एट आर कितनी पहुंच रही है, इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर कितना होगा। तो जितनी पावर एमिट हो रही है डिवाइडेड बाय में जिस डिस्टेंस पे निकाल रहे हो वहां पर एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया उससे डिवाइड कर दोगे। स्फीयर ही क्यों लिया है यहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि हमें बोला गया है कि स्टार है जो ब्लैक बॉडी सेंटर में, वो स्टार है, और स्टार हम लोग स्फेरिकल शेप का कंसिडर करते हैं। समझ में आ गई बात सबको? आवाज आ रही है या नहीं? यस मैम, यस मैम। तो हमेशा कहीं पर और निकालने को बोले तो आप उसको डिवाइड बाय एरिया करके निकाल दें। तो ये रहेगा आपका चैप्टर का एंड, यहां अपना चैप्टर खत्म होता है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ।